नमस्कार दोस्तों, आर्यन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय आज आपको संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रारंभिक अंकगणित। जिस तरीके से बचपन में हम अपने गणित का आधार जो होता है वह गिनती और पहाड़ों से रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम संख्या पद्धति से अपने प्रारंभिक अंकगणित का आधार रखेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021। हम जो ये पढ़ाने जा रहे हैं यह यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ इसका जो महत्व है गवर्नमेंट के अन्य एग्ज़ामों में भी है, चाहे वह सेंट्रल की वैकेंसीज़ हो चाहे वह स्टेट की वैकेंसीज़ हो। तो संख्या पद्धति को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो संख्या पद्धति अंकगणित की मूल अवधारणा होने के कारण प्रायः अपने प्रश्नों के साथ साथ गणित के अन्य प्रश्नों में भी इसका भरपूर इस्तेमाल होता है और गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों में इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए संख्या पद्धति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में हल कर पाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति को शुरू करने से पहले हम संख्या और पद्धति को अलग अलग करके जान लेते हैं। संख्या के बारे में हम ये बताते हैं आपको हैं कि आदि मानव काल से ही जो है संख्या जो है जिज्ञासा का विषय बना रहा और आधुनिक मानव ने इसका इतना भरपूर इस्तेमाल कर लिया कि इसके माध्यम से अपने जीवन को और सुलभ बना लिया। जैसे कि हमने इसके माध्यम से ब्रह्मांड की गहराइयों को नाप डाला, हमने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों को निकाल डाला, हमने सागर की गहराइयों को निकाल डाला, हमने इसके माध्यम से ही कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर्स बना डाले। तो आपको संख्या सीधा आप ये कह सकते हो कि संख्या गणित की ऐसी वस्तु है जो मापने में, गणना करने में, कंप्यूटर कोडिंग बनाने में काम आती है। संख्या में एक आपको चीज़ मिलेगी, वह है अंक। क्या है? वो है अंक। बहुत सारे विद्यार्थी संख्या और अंक को एक समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्या और अंक बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। जिस तरीके से शब्द और अक्षर एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संख्याएं और अंक एक समान नहीं होते हैं। जिस तरीके से शब्द जो होते हैं वह अक्षरों से मिलके बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से संख्याएं जो होती हैं वह अंकों से मिलके बनी होती हैं। किससे मिलके बनी होती हैं? अंकों से मिलके बनी होती हैं। अंक बहुत प्रकार के होते हैं। अंक आपके बाइनरी भी हो सकते हैं, अंक आपके ऑक्टल भी हो सकते हैं, अंक आपके दशमिक के भी हो सकते हैं, अंक आपके हेक्सा डेसिमल के भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम आगे देखते हैं कि अब किसके हम पद्धति को डिफाइन करते हैं। पद्धति को हिंदी में एक और नाम दिया गया है। इसको हम पद्धति को क्या कहते हैं? प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणाली। जैसा कि इसके नाम से आपको स्पष्ट हो जा रहा है, पद्धति या प्रणाली एक प्रकार की नियमावली होती है जिसके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि इसके अंतर्गत आने वाले विषय जो होंगे इसी नियमावली से ही दिशा निर्दिष्ट होंगे। तो चलिए हम संख्या पद्धति की परिभाषा को स्टार्टअप करते हैं। इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं। इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता क्या है? तो संख्या पद्धति जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संख्या पद्धति संख्याओं की ऐसी नियमावली है जिसके अंतर्गत आप प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अंकित मान, अस्थानी मान, संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता इत्यादि के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनको परिभाषित करेंगे। चलिए हम जान लेते हैं प्रणाली क्या होती है। प्रणाली के बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम चलिए प्रणाली के बारे में बताते हैं। तो वैसे गणित के इतिहास में अलग अलग समय और देशों में बहुत सी पद्धतियाँ या प्रणालियाँ विकसित हुई हैं और उनमें से कुछ तो विलुप्त भी हो गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी पद्धतियाँ भी विकसित हुई हैं जिनका इस्तेमाल आज बढ़ चढ़कर होता आ रहा है, जैसे कि दार्शनिक प्रणाली, बाइनरी प्रणाली। और दोस्तों एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ। तीसरी है ऑक्टल प्रणाली, चौथी है आपकी हेक्सा, क्या है, हेक्सा डेसिमल प्रणाली। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि दार्शनिक प्रणाली में 10 अंकों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका आधार क्या बना, 10 बना। बाइनरी प्रणाली में 2 अंकों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका आधार क्या बना, 2 बना। वो अंक कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल प्रणाली में 8 अंकों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका आधार क्या बना, 8 बना। जैसे कि वो अंक क्या हुए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसीलिए इसका आधार क्या बना, 8 बना। फिर आता है डेसिमल प्रणाली। डेसिमल प्रणाली में 10 अंक होते हैं, इसीलिए इसका आधार क्या बना, 10 बना। वो अंक इस प्रकार से होते हैं 0 से लेकर 9 तक। आप 0 से लेकर 9 तक जितनी भी गिनतियां हैं काउंट कर डालिए, इसलिए इसका आधार क्या बना, 10। और चौथा जो बना, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। चौथा है हेक्सा डेसिमल प्रणाली। यह संख्या पद्धति की सबसे बड़ी प्रणाली है, क्योंकि इसमें 16 अंकों का इस्तेमाल होता है, 16 अंकों का। 0 से 9 तक ऐसे मान लीजिए 10 अंक ऐसे हो गए, फिर ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट, आप इनको 6 ये हो गए, 10 ये हो गए, टोटल आपके 16 हो गए। ये इसमें एक बात और जान लीजिए कि संख्या पद्धति में जो 2 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं वो दार्शनिक हैं और बाइनरी हैं। दार्शनिक के बारे में इतना बता देना चाहते हैं कि जो भी आप संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे वो दार्शनिक प्रणाली के पे ही आधारित होंगे, लेकिन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो होंगे ये कंप्यूटर कोडिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, ये जरूर है कि बाइनरी प्रणाली से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हम बाइनरी प्रणाली पे अगली वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो सेपरेटली आपको बना के दे दूंगा। चलिए हम आगे चलते हैं, जानते हैं संख्याओं के दार्शनिक प्रणाली पे आते हैं। किस पे आते हैं, दार्शनिक प्रणाली पे, क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण प्रणाली हो जाती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुल 10 अंकों का इस्तेमाल होता है। कितने अंकों का इस्तेमाल होता है, 10 अंकों का। वे अंक क्या होते हैं, वे अंक होते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। आप इनके साथ 0 को ले लीजिएगा और 9 तक आप अपनी गिनती को गिन डालिएगा। वो सब क्या होते हैं, दार्शनिक प्रणाली के अंक होते हैं। इसमें 10 अंकों का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसका आधार 10 बना। मान लीजिए कोई संख्या आप 1, 2, 3, 4 अब ऐसे लिखते हैं तो इसका आधार क्या है, 10 है। अगर मैं कहूँ कि ये क्या दार्शनिक प्रणाली का हिस्सा है, नहीं, ये दार्शनिक प्रणाली का हिस्सा नहीं पड़ता है, क्योंकि ए इसमें आता ही नहीं है। इसीलिए दार्शनिक प्रणाली में 0 से लेकर 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का बड़ी ही आसानी से निर्माण कर सकते हैं। अब हम आते हैं संख्याओं के प्रकार पे। देखिए, हम इसके लिए नंबर सिस्टम के लिए, संख्या पद्धति के लिए 2 वीडियो बनाएंगे, दोनों ही थ्योरी के होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कि संख्या पद्धति जो है पूरा सैद्धांतिक गणित है। इसके जब तक आप सिद्धांतों को, थ्योरीज को, परिभाषाओं को नहीं जानोगे तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे। और हम तीसरी वीडियो अपनी लाएंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। हम ये भी जान लीजिए जो यूपी पेट 2021 में टाइप ऑफ क्वेश्चन को बताएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनकी ट्रिक्स को
और उनको हल करने के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए आप हमारी सभी वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए हम आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। प्राकृतिक संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है वैसे वैसे अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदी भाषा जो है नगण्य हो चुकी है। हिंदी भाषा भी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होती जा रही है। इसीलिए आपको दोनों भाषाएं आनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसको हम कहते हैं मदर टंग। तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, मतलब अनंत तक। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो आप गिनतियों में इस्तेमाल करते आए हो। जो आप गिनतियां गिनते आए हो वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, आप कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो जानते हैं, आप शायद इनको पहले से जानते होंगे। आपको लग रहा होगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। गिनतियां सभी को आती हैं, पहाड़े सभी को आते हैं, लेकिन इनका अनुप्रयोग क्वेश्चनों में, प्रश्नों में किसी को नहीं आता है जल्द सही तरीके से। कुछ को आता है, जिनको आता है वो सफल हो जाते हैं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो संख्या बनी है वो पूर्ण संख्या है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जैसे कि फिर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य को क्या कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो जो संख्याओं का समूह बनता है हम उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेंगे। इसके लिए हम जो है अलग सेशन रखेंगे, उसके लिए अलग बनाएंगे, क्योंकि संख्या पद्धति ऐसा विषय ही पड़ जाता है जिसमें पहले आपको परिभाषा बतानी पड़ती है, फिर आपको प्रश्न बताने पड़ते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के, जितना ये आसान चैप्टर है ये प्रश्नों के दृष्टिकोण से उतना ही कठिन पड़ जाता है। इसीलिए आप परिभाषाओं को देखते रहिए, समझते रहिए और इनका अभ्यास करते रहिए। चलिए हम अपनी अगली टॉपिक पे आते हैं, जिनको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर। क्या कहा जाता है, इंटीजर। ये बात जान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे जैसा दिखाई दे रहा है कि 0 1 2 3 4 इधर प्राकृतिक संख्या है, इधर धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और इधर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ली गई है। और ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है, ये अनंत तक ये भी गई है, ये माइनस अनंत तक, निगेटिव अनंत तक गई है, ऋणात्मक अनंत तक गई है। क्योंकि अगर आप जो होता है प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो जो समूह बनता है वो क्या बनता है, पूर्णांक का बनता है। पूर्णांक जो होता है क्वेश्चनों को हल करने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग पूर्णांक में ही गड़बड़ी कर जाते हैं, इसीलिए आप इसको देखते रहिए। हम अगली वीडियो में हम आपको जो हमारी अगली वीडियो होगी वो भी थ्योरी पे बेस होगी, जिसमें हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, चक्रीय संख्याएं, इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिसको हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर जिसको कहते हैं। सम संख्याएं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10 12 26। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। पूर्णतः विभाजित हो जाने का मतलब क्या होता है कि भाग देने पे शेषफल आपको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा, शेषफल शून्य मिलेगा। जैसे कि 4 जो है यह सम संख्या है कि नहीं, तो आप इसमें 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल को लिखेंगे और नीचे जब आप नीचे करेंगे तो शेषफल आपको 0 मिल जाएगा। इसलिए 4 क्या है, सम संख्या है। इसी तरीके से आप अन्य संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं कि वह सम है कि नहीं है। तो चलिए हम अपनी अगली टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं
ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें शेषफल भाग देने पे 2 से 0 नहीं आएगा, वह 1 आएगा। क्या आएगा? 1 ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि कोई भी शेषफल जो होता है वह अपने भाजक से छोटा ही होता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि हम कहें कि क्या 5 जो है विषम संख्या है, तो आप कहेंगे कि चेक करते हैं, तो बताते हैं। तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल जितनी बार जाएगा उतनी बार लिखेंगे। नीचे आप जितना टेबल आप पहाड़े में आया उससे 1 कम 4 हुआ, तो आपको शेषफल क्या मिल गया? 1। क्या आपको 0 मिला? नहीं, हमें 0 नहीं मिला। तो इसीलिए 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो ऐसे ऐसे आपको आसान आसान चीजें लग रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इसको देखते हैं। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हों या 1 से कटती हों और अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या 7 एक अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे कि नहीं, 7 एक अभाज्य संख्या है। कैसे है? क्योंकि 7 के अगर हम गुणनखंड को खोजेंगे तो 7 का गुणनखंड एक तो 1 मिलेगा और दूसरा 7 मिलेगा, और कोई तीसरा आपको गुणनखंड नहीं मिलेगा। गुणनखंड मतलब आपको फैक्टर, कोई भी आपको विभाजक 7 का तीसरा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 11 का है, फिर 13 का है, 17 का है। जो आपको नीचे हाईलाइट पॉइंट दिए जा रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकती है, इसीलिए आप इसको देखते रहिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने साथ साथ किसी तीसरी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। वैसे डेफिनेशन तो यहाँ पे दिया हुआ ये भी सही है और हम जो बता रहे हैं ये भी सही है। आप इसको भी देख लीजिए और जो हम बता रहे हैं इसको भी देख लीजिए। जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 4 जो है यह 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा और साथ साथ में यह 2 से भी कट जाता है। इसी तरीके से 36 को ले लेते हैं। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि 36 1 से भी कटता है और स्वयं से तो कटता ही है, साथ में ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 संख्याओं का होना जरूरी है, ये चौथी या 5वीं या 6वीं संख्या से भी कट सकता है। इसकी कंडीशन यही है कि 3 या 3 से अधिक इसके क्या होने चाहिए? फैक्टर होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा है चलिए देखते हैं। हमारा स्क्रीन थोड़ा रुक गया है इसलिए माफ करिएगा। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर। जैसा कि परिभाषा में दिया गया है, ऐसी संख्याओं का युग्म मतलब जोड़ा होता है। ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। क्या हो? 1 हो। अगर महत्तम समापवर्तक आपको नहीं निकालने आता है तो मैं अगली जो चैप्टर होगा
हमारा वो म स ही होगा। क्या होगा अगला चैप्टर? म स ल स यही होगा। ये भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको भी देखिएगा। मैं इसको अपनी आने वाली चौथी वीडियो में इसको कवर करूंगा। तो जैसा कि आपकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं परिभाषा के अनुसार बताने की कोशिश करता हूँ। परिभाषा में दिया गया है कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। जैसे कि इसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, जैसे कि 4 और 9। अगर इसमें एक कॉमन गुणनखंड को खोजेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 4 में खोजेंगे तो इसमें 2 मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम 12 और 16 में खोजते हैं तो 2 भी मिल जाता है, 4 भी मिल जाता है। लेकिन ये दोनों जो हैं ये सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। सहभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा और उसके अलावा अन्य कोई गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों जो है कि मैं अपनी अगली आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसी का दूसरा हिस्सा पढ़ाऊंगा, इसीलिए आप उसको भी देखते रहिए, वह बहुत ही जरूरी है। और मैं आपने हमको इतना समय दिया इसलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।